एक गांव में एक छोटे से मकान में रामू अपनी पत्नी कमला और अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। कमला, मैं खेत में जा रहा हूँ, देखता हूँ अपनी फसल कैसे क्या हुई है। ठीक है, आप खेत में जाइए, मैं मोहन के साथ आपका खाना लेकर आ जाऊंगी। अरे रामू भाई, सवेरे सवेरे किधर जा रहे हो? क्या काम है आपको सुबह सुबह? बताइए तो। अरे बिरजू भाई, सवेरे सवेरे मैं अपने खेत में जा रहा हूँ यार, मुझे अपना खेत देखने जाना है। फिर रामू अपना खेत देखने के लिए वहां से निकल जाता है। इस बार तो भगवान की कृपा से मेरी गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। मोहन बेटा, तुम घर ही रुको, मैं तुम्हारे पापा का खाना देकर अभी आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? अरे कमला, तुम आ गई हो क्या मेरा खाना लेके? हाँ, खाना तो मैंने ले आई हूँ, पर मैं मोहन को साथ लेकर नहीं आऊँ, वो बहुत मस्ती करता है। कमला, आकाश में बहुत तेज बिजली कड़क लग रही है, लगता है बारिश होने वाला है। हाँ जी, मोहन घर पे अकेला है, हमें जल्दी से जल्दी घर जाना होगा। जल्दी घर चलिए जी, जल्दी चलिए, वरना बारिश स्टार्ट हो जाएगी, हमारा बच्चा घर अकेला है। फिर रामू और कमला घर जाने के लिए दौड़ते हुए खेत से निकल गए। अब आसमान में बहुत जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। रामू और कमला घर जाने के लिए बहुत ही जल्दी में दौड़े दौड़े जा रहे थे। दोनों जैसे तैसे करके जल्दी घर पहुंच जाते हैं। घर आके वो दोनों देखते हैं तो क्या होता है कि घर में तो मोहन है ही नहीं। अब बिजली के कड़क के साथ बारिश और भी बहुत तेज हो गई थी। अब रामू मोहन को ढूंढने के लिए घर से दौड़ते हुए निकल जाता है। अरे रामू, इतने दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हो? पंडित जी, आपने मेरे बेटे मोहन को कहीं देखा है क्या? वो घर पे दिख ही नहीं रहा है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे तो तुम्हारा बेटा मोहन कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर रामू वापस अपने घर आ जाता है। अरे कमला, मोहन तो कहीं भी नहीं दिखा, मैंने सब लोग से पूछा। मोहन है ना दूसरे वाले कमरे में सो रहा है, तो तुम चिंता मत करो, वो घर ही है। अब बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण गांव और रामू के घर के बाहर पानी भरने लगा था। कमला, हमारे घर में पानी भरने लगा है, हमें कहीं और जाना होगा। ठीक है जी, हम चलते, कुछ साधन ढूंढिए, जैसे कि नाव, हम उसमें बैठ के यहाँ से निकल जाए। फिर रामू और उसका परिवार नाव में बैठ के गांव से निकल जाते हैं कहीं किसी सुरक्षित स्थान पर। बड़े से शहर में स्थित एक पुरानी बस्ती थी, जहां समय मानो रुक सा गया था। वहाँ एक बूढ़ा पेड़ था जिसे लोग विचित्र वृक्ष कहते थे। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि उसमें किसी प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ थी। हर शाम सूरज ढलने के बाद बस्ती के बच्चे उस पेड़ के पास इकट्ठा होते और एक दूसरे को डरावनी कहानी, लेकिन एक कहानी सबसे ज्यादा सुनाई जाती थी, विचित्र वृक्ष की कहानी के अनुसार इस पेड़ के नीचे अगर कोई सच्चे दिल से अपनी सबसे बड़ी इच्छा कहे तो पेड़ उसे पूरा कर देता है, मगर एक शर्त थी। इच्छा पूरी होने के बाद उस व्यक्ति को उस जगह कभी नहीं लौटना था। एक दिन बस्ती में एक गरीब लड़का अर्जुन, जो हमेशा से अपने माता पिता के लिए अच्छा घर चाहता था, पेड़ के पास आया। अर्जुन ने पेड़ के नीचे बैठकर अपने दिल की बात कही, काश मेरे माता पिता को एक अच्छा घर मिल जाए। अगले ही दिन अर्जुन के माता पिता को किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक शानदार घर उपहार में दिया। अर्जुन बहुत खुश था, लेकिन वह शर्त को भूल नहीं सकता था। बरसों बीत गए, अर्जुन ने एक बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में सबसे प्रसिद्ध डॉक्टरों में से एक बन गया, मगर बस्ती के उस पेड़ की यादें हमेशा उसके मन में बसी रही। एक दिन अर्जुन बस्ती में लौटकर आया।
यह सोचकर कि अब वह बड़ा हो गया है और शायद वह शर्त उस पर लागू नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ के पत्ते खड़खड़ाने लगे और उसकी जड़ें हिलने लगी। अर्जुन को लगा कि उससे कुछ कह रहा है पेड़। वह पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर आ गई और अर्जुन को अपने आगोश में ले लिया। अर्जुन ने देखा कि पेड़ की शाखाएं उसे बांधने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बेहोश हो गया। जब अर्जुन की आंखें खुली तो उसने खुद को एक सुंदर वन में पाया। वहाँ हर तरफ हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और छोटे छोटे पशु थे। लेकिन वह जंगल अर्जुन की यादों में कहीं नहीं था। वह समझ गया कि उसने शर्त तोड़ दी थी और अब वह खुद इस जादुई जंगल का हमेशा के लिए हिस्सा बन गया था। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वह अकेला नहीं था। वहाँ और भी लोग थे जो कभी उस विचित्र वृक्ष से अपनी इच्छाएं मांग चुके थे। सबके चेहरे पर एक ही प्रश्न था, अब क्या? और तभी उस जंगल में बसे पेड़ के पत्तों की सरसराहट में एक धीमी आवाज गूंजी, अब तुम सब यहाँ इस जंगल की देखभाल करोगे। यह जंगल तुम्हारी इच्छा का घर है और अब तुम इसके रक्षक हो। अर्जुन ने समझ लिया कि उसे अब अपनी इच्छा के बदले इस जंगल की सेवा करनी होगी और इस तरह वह अन्य लोग उस जादुई जंगल के रक्षक बन गए जहां इच्छाएं पूरी होती थी लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले हिमालय की पर्वत मालाओं के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था रुद्रनगरी। इस राज्य के राजा का नाम था महाराज विक्रम सिंह। वह एक निडर योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनके जीवन में एक रहस्य छुपा हुआ था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। महाराज विक्रम सिंह के महल में एक गुप्त कक्ष था जिसे अमृत गृह कहा जाता था। इस कक्ष के बारे में कहा जाता था कि इसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता था, किंतु इस कक्ष तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत कठिन और खतरों से भरा हुआ था। महल के भीतर भी इस कक्ष का रहस्य केवल महाराज को ही पता था। एक रात जब चंद्रमा की रोशनी से पूरा महल चमक रहा था, महाराज विक्रम सिंह ने अपने विश्वास पात्र मंत्री को बुलाया और उसे अपने साथ अमृत गृह ले जाने का आदेश दिया। मंत्री को इस आदेश पर आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने कभी इस कक्ष के बारे में नहीं सुना था, लेकिन राजा के आदेश का पालन करना उसकी जिम्मेदारी थी, इसीलिए वह चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। महल की गुप्त सुरंगों से होते हुए राजा और मंत्री एक विशाल दरवाजे के सामने पहुँचे। यह दरवाज़ा एक रहस्यमय शक्ति से बंद था और उसे खोलने की चाबी केवल महाराज विक्रम सिंह के पास थी। उन्होंने अपने गले से एक पुरानी अद्वितीय चाबी निकाली और दरवाजे के ताले में डाल दी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और दोनों अंदर प्रवेश कर गए। अमृत गृह के अंदर दीवारों पर प्राचीन चित्र लिपि में लिखे श्लोक थे जिनका अर्थ केवल राजा ही समझ सकते थे। कमरे के मध्य में एक स्वर्णिम कलश रखा हुआ था जिसमें अमृत भरा हुआ था, लेकिन महाराज विक्रम सिंह ने मंत्री से कहा, इस अमृत को पीना सरल नहीं है, इसके लिए कई परीक्षाओं से गुजरना होता है। केवल वही व्यक्ति इसे पी सकता है जिसके मन में कोई छल न हो। मंत्री ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए कहा, महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे जो भी परीक्षा दे मैं उसके लिए तैयार हूँ। महाराज विक्रम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। यदि तुमने उसे हरा दिया तो यह अमृत तुम्हारा हो सकता है। मंत्री ने साहस दिखाते हुए परीक्षा को स्वीकार कर लिया। तभी कक्ष के चारों ओर अंधकार छा गया और एक भीषण गर्जना के साथ एक भयंकर दानव प्रकट हुआ। मंत्री ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन जैसे ही उसने दानव पर वार किया, दानव अदृश्य हो गया और कमरे में भयंकर ठंड फैल गई। महाराज विक्रम सिंह ने कहा, यह तुम्हारे मन का भय है, इसे तलवार से नहीं केवल तुम्हारे साहस से ही हराया जा सकता है। मंत्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। उसने सोचा, मैं अपने राजा के प्रति निष्ठावान हूँ, मेरे मन में कोई छल नहीं है।
यह भय मेरी परीक्षा है और मुझे इसे पार करना होगा। जैसे ही मंत्री ने यह सोचा, अंधकार छट गया और दानव गायब हो गया। कमरे में फिर से रोशनी फैल गई और अमृत कलश से एक सुनहरी आभा निकली। महाराज विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने भय को हराया और इस परीक्षा में सफल हुए। अब तुम अमृत पी सकते हो। लेकिन मंत्री ने झुककर कहा, महाराज, मैं इस अमृत का अधिकारी नहीं हूँ। यह केवल आपका है, मैं इसे नहीं ले सकता। महाराज विक्रम सिंह ने गर्व से कहा, तुम्हारी यही विनम्रता और निष्ठा ही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने इस कक्ष का रहस्य समझ लिया है। यह अमृत केवल उन्हीं के लिए है जिनके मन में लोभ और अहंकार न हो। इसके बाद महाराज ने अमृत कलश को बंद किया और कक्ष को फिर से बंद कर दिया। उन्होंने मंत्री को गुप्त रखने का आदेश दिया और दोनों महल वापस लौट आए। कहते हैं कि महाराज विक्रम सिंह और उनके मंत्री उस रात के बाद कभी बूढ़े नहीं हुए और रुद्र नगरी का राज्य युगों तक समृद्ध रहा। लेकिन अमृत ग्रह का रहस्य सदियों तक एक गुड़ की कहानी बनकर रह गया। दोस्तों, अगर इसी प्रकार की कहानी आपको सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।